गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज के लेक्चर हम सीखेंगे ईसीजी के बारे में। नॉर्मल आपकी ईसीजी क्या होती है, कौन सी वेव का कब फॉर्मेशन होता है, और एबनॉर्मल ईसीजी आपकी क्या है। जब आपको डिसीज हो जाती है, कोई भी डिसऑर्डर होता है, तो आपकी जो एबनॉर्मल ईसीजी होती है उसमें कैसी वेव का फॉर्मेशन होता है। उसके पहले हम देख लेते हैं कौन सी वेव का कब फॉर्मेशन होता है। हालांकि पहले के लेक्चर में भी समझ चुके हैं, पर एक बार और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिवेटेड डोम शेप की वेव है। इसको फर्स्ट वेव होती है आपकी, पी वेव होती है। इस वेव का आपका कब फॉर्मेशन होता है, जब आपका एट्रियम डीपोलराइज होता है, एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ये वेव का फॉर्मेशन होता है। एट द सेम टाइम आपका एसी नोड, ऐसे जो नोड होती है, प्राइमरी आपका पेसमेकर होता है, उसका भी कंडक्शन सिस्टम का रोल होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। और बोथ आपके दोनों एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो डीपोलराइजेशन होते हैं। उस समय जो वेव का फॉर्मेशन होता है वो आपकी पी वेव का फॉर्मेशन होता है। ये इनिशियल वेव होती है, प्राइमरी वेव होती है, एक स्टार्टिंग होती है। इसके बाद आपको एक फ्लैट लाइन देखने को मिल रही होगी पी से आर के बीच की, राइट। पी से आर के बीच की वेव खत्म होने के बाद जो फ्लैट लाइन है, इसको ये इसका जो फॉर्मेशन होता है तब आपका प्लेट्यू की स्टेज में होता है। ये एक फ्लैट लाइन होती है, छोटा सा एक रिलैक्स का इंटरवल होता है। इसके बाद आता है आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का कब फॉर्मेशन होता है, तब आपके दोनों वेंट्रिकल्स से वो डीपोलराइजेशन की स्टेज पर आ जाते हैं। दोनों वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। उसके बीच की जो स्टेज होती है, जब आपसे पी से क्यू की बीच की जो स्टेज है, जब आपका फर्स्ट ऐसे नोड है, ऐसे नोड से आपके ए बी नोड तक इम्पल्स रीच करते हैं, तब ये रिलैक्स की पोजीशन में होता है। तो ये 0.11 सेकेंड का फेस होता है, तब ये हल्की सी आपकी वेव है, ये फ्लैट फॉर्म होती है। फिर नेक्स्ट फेस के लिए रेडी हो जाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए। एट्रियम का पूरा ब्लड रेडी होता है फिल करने के लिए आपके वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में चला जाता है। वेंट्रिकल्स फर्दर कॉन्टेक्ट करते हैं, डीपोलराइज करते हैं, और थोड़ा सा नीचे की तरफ डीप वेट होकर के आपकी जो वेव बनती है क्यू आर एस, है ना। जैसे क्यू आर एस वेव बनती है, कब बनती है, वेंट्रिकुलर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, डीपोलराइज होता है, उस समय आपका वेव का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वापस से रिलैक्स रेस्ट वाली कंडीशन में आ जाता है, और फिर हल्का सा टी वेव का फॉर्मेशन करता है, जो कि डोम शेप की आपकी वेव होती है, आपकी एलिवेटेड वेव होती है। एज कंपेरिजन क्यू आर एस थोड़ी सी लॉन्ग होती है, थोड़ी सी लार्ज वेव होती है, और ये स्पेस भी ज़्यादा लेती है। ये कब बनती है, वेंट्रिकुलर आपका वापस से रिलैक्स होता है, रिपोलराइज होता है, उस समय इस वेव का फॉर्मेशन होता है। इतना समझ आया, राइट। अब ईसीजी का नॉर्मल पेपर जो आपने जनरली देखा होगा, कभी भी आपने हॉस्पिटल में ईसीजी किया होगा या आपके घर में किसी का भी हुआ होगा, तो इसमें क्या होता है, आपके 5 बॉक्स होते हैं। 5 आपके हॉरिजॉन्टल में होते हैं और 5 बॉक्स होते हैं आपके वर्टिकल्स में। पेपर की स्पीड मेजर करते हैं, आपका स्पीड इसकी होती है 25 mm/सेकंड, राइट। और ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है आपका 0.8 सेकंड में। तो इसकी पूरी की जो होती है कितनी होती है, 0.25 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल्स में आप देखेंगे पूरे का इंक्लूड करके 5 mm होता है, और सेकंड में 0.25 सेकेंड। एक बॉक्स होता है वो 1 mm का होता है। सेकंड की बात की जाए 0.045 सेकंड का एक होता है। लार्ज स्क्वायर कितने का हो गया फिर, 0.25 मतलब 5 mm का। स्मॉल स्क्वायर हो गया 0.045 का, तो टोटल हो जाता है 0.25 का एक बिग बॉक्स करके, ओके, लार्ज वाला बॉक्स। उसके बाद आता है आपका, यदि इरेगुलर आपकी बीट है तो उसमें आपका कैसा आएगा। यदि आपका फर्स्ट वन हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स्ट्रा सिस्टोल। आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो एक्स्ट्रा सिस्टोल कर रहे हैं आपका, तो आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स विथ एबनॉर्मल पी वेव इन एक्स्ट्रा सिस्टोल। आर्टेरियल जो आपका है वो एक्स्ट्रा सिस्टोल कर रहे हैं, तो आपकी जो पी वेव है वो कैसी होगी, आपकी एबनॉर्मल आपका पी वेव का फॉर्मेशन होता है। सेकंड आ जाता है नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विथ एबनॉर्मल टी वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो आपका नॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है, और आपकी जो टी वेव है वो आपकी एबनॉर्मल हो रही है, ठीक है। इस तरीके से ये तो नॉर्मल हो रहा है पर टी वेव एबनॉर्मल हो गई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल में क्या हो रहा है, जस्ट दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स विथ एबनॉर्मल पी वेव फॉर्मेशन,
जो कॉम्प्लेक्स है वो तो नॉर्मल बन रहा है, पर जो आपकी पी वेव है वो एबनॉर्मल कॉम्प्लेक्स हो रही है। ये कब हो रहा है आपका एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल में, एट्रियल जो है वो एक्स्ट्रा आपका सिस्टोल कर रहा है तब। अभी हमने जनरली पीछे समझा कि पी वेव का फॉर्मेशन कब होता है, उस समय होता है जब आपके एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिपोलराइज करता है तब। तो कोई भी यदि रीजन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके एट्रियम में ही होगा। सेकेंडरी आ जाता है आपका, सेकेंड थिंग आ जाती है एबनॉर्मल क्यूआरएस। एबनॉर्मल क्यूआरएस का फॉर्मेशन कब हो रहा है, तब आपका टी वेव, हाँ एबनॉर्मल क्यूआरएस प्लस टी वेव भी आपकी एबनॉर्मल हो रही। तो ये कब हो रहा है आपका वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल में। वेंट्रिकुलर है आपके, बोथ वेंट्रिकल है वो एक्स्ट्रा आपके सिस्टोल कर रहे हैं एट द टाइम। फिर आ जाता है आपका एट्रियल फ्लेटर। एट्रियल आपका फ्लेटर हो रहा है तो मल्टीपल पी वेव हो रही है आपकी, मल्टीपल बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो पी वेव क्या हो रही है आपकी, मल्टीपल बन रही है। ठीक है, एक से ज्यादा आपकी पी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, नॉट फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और जो क्यूआरएस का कॉम्प्लेक्स है वो रेगुलर रिदम में फॉलो करना चाहिए, उसको फॉलो नहीं कर रही है ना, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो गई है, एक रेगुलर रेट पर नहीं है, इरेगुलर हो गई है। फिर थर्ड थिंग आ जाती है आपकी आर्टेरियल फिब्रिलेशन। आर्टेरियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, आप नो पी वेव का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इरेगुलर क्यूआरएस प्लस एफ वेव, सॉरी टी वेव, राइट। इसमें क्या हो रहा है आपका नो पी वेव का कोई फॉर्मेशन ही नहीं है और इरेगुलर क्यू आर एक्स। यहाँ पर देख सकते हो पूरे इसमें पी वेव कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रही है, क्यू आर एस है वो भी इरेगुलर है ना, रेगुलर शेप में नहीं है, रेगुलर में नहीं बन रही जैसा नॉर्मल में उसको फॉर्म होना चाहिए, प्लस टी वेव। तो ये आ जाता है आपका एट्रियल फिब्रिलेशन में। फिर फोर्थ थिंग आ जाती है आपकी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, है ना, ज्यादातर ये देखने को मिलता है हमको। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होगा, आपके बोथ वेंट्रिकल्स है वहां पर आपका इनका फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, आपकी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपकी हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी मोर देन द 100 बीट पर मिनट। तो नो पी वेव नो टी वेव भी फॉर्म नहीं हो रही है सही तरीके से और पी वेव भी यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हो रही है। एबनॉर्मल रेगुलर ब्रॉड क्यूआरएस, एबनॉर्मल और इरेगुलर, सॉरी एबनॉर्मल रेगुलर और जो क्यूआरएस है वो ज़्यादा ब्रॉड हो गई है ना। यहाँ पर देख सकते हो किसी भी जिग जैग तरह की मैगी के जैसी कुछ भी बन रही है, राइट। तो ये कब हो रहा है आपका वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियम में। जनरली पेशेंट जब लास्ट स्टेज पर होता है तभी आ जाते हैं, हम उसको नोरेट डोपामिन वगैरह दे रहे हैं ना, और उसके बाद फिर आपको एड्रेनल एट्रोपिन वगैरह देते हैं, सीपीआर देते हैं। तो लास्ट स्टेज पर जाके किस तरीके की वेव आपको हॉस्पिटल में सेटअप में देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है एबनॉर्मलिटीज ऑफ पीआर इंटरवल, जो पीसीआर के बीच का इंटरवल है उसमें जो एबनॉर्मलिटीज हो रही है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो पहले आ जाता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। यदि आपको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो आपको कैसा ईसीजी देखने को मिलेगा, प्रोलोंग पीआर, पीआर का जो इंटरवल है वो आपको प्रोलोंग हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा उसका लेंथ, लेस देन 1 लार्ज स्क्वायर, लेस देन होगा 1 लार्ज स्क्वायर विथ फिक्स होगा और लेस देन 1 लार्ज स्क्वायर होगा। इसका जो नॉर्मल होगा 200 ml, प्रोलोंग होगा लेस देन 200 ml और 6 प्रोलोंग, राइट। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में आप देखोगे तो प्रोग्रेसिव प्रोलोंग पीआर, पीआर इंटरवल जो होगा प्रोग्रेसिव होगा, प्रोलोंग होगा, देन ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या करेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ये नॉर्मल है, फिर यहाँ पर ये लेंथ ज़्यादा बढ़ गई है, फिर वापस से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर रहा है, वापस से फिर से ड्रॉप हो रहा है, फिर जो टी वेव है वो फिर आपका डेविएटेड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी आपका एबनॉर्मल के अंदर आ जाता है। फिर आपका आता है सेकंड डिग्री में, और क्या देख सकते हो आपका ए बी का जो रेशियो है ए और बी के बीच इक्वल रहता है। अभी हमने देखा है कि एक में नॉर्मल है, दूसरे में प्रोलॉन्ग है, प्रोग्रेसिव है, एबनॉर्मल है, और थर्ड में क्या आ जाता है ए बी का जो रेशियो है दोनों का इक्वली होता है और इसके बीच में काफी आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। आर्टियो वेंट्रिकुलर डिस ए और बी के बीच का जो एसोसिएशन है वो डिस एसोसिएशन हो जाता है और लेस देन आपका पी। एबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है।
एबनॉर्मलिटी ऑफ क्यू आर यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्यू आर एस में एबनॉर्मल होता है वो। नॉर्मल एक्सिस देख रहे हैं आप V1 में, और ABF वाली जो लीड है उसमें आपको देखने को मिलेगा राइट एक्सिस आपका डेविएटेड होगा। तो फर्स्ट में, ABF में, सेकंड में और थर्ड में इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। लेफ्ट एक्सिस पे डेविएशन होगा तो आपको फर्स्ट लीड में आएगा, ABF लीड में आएगा और सेकंड लीड में। तो इसमें ये एबनॉर्मल यहाँ पर आपको इस तरीके से ECG में विजुअल हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका वोल्टेज फॉर द हाइपरट्रॉफी। यदि आपको हाइपरट्रॉफी है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तो आपको कौन सी लीड में, चेस्ट की आपकी जो लीड होती है 1 और 6 में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो क्या होगा आपका V1 और V6 में इस तरीके से आपकी वेव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये एबनॉर्मल हो रहा है, यहाँ पर आपका M टाइप का बन रहा है, यहाँ पर भी आपका यूजुअली एसोसिएटेड विद राइट एक्सिस, ये राइट एक्सिस से होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है। नॉर्मल में हमने देखा था कि भाई आपका इस तरीके से एक वेव बनना चाहिए, ठीक है, पर ऐसा नहीं बन के एबनॉर्मल बन रही है ना। ऐसे जो है वो ज्यादा नीचे की तरफ डेविएटेड हो रहा है, राइट। उसके बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर में यदि हाइपरट्रॉफी हुई है तो V1 और V6 में आपको चेंजेस देखने को मिलता है, यूजुअली एसोसिएटेड विद द लेफ्ट एक्सिस। ओके, फिर आ जाता है एबनॉर्मल ऑफ द पी वेव। यदि पी वेव का एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है, पिक, यदि आपकी पी वेव है वो ज्यादा पिक ऊपर की तरफ एलिवेटेड है, तो कब हो सकता है, पी पल्मोनाई लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी। यदि आपके लेफ्ट एट्रियम में हाइपरट्रॉफी हुई है तब आपको ये देखने को मिलता है। फिर ब्रॉड बाइफिड पी, पी माइट्रल लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी। माइट्रल में या आपके लेफ्ट एट्रियम में हाइपरट्रॉफी हुई है, उस तब आपको कौन सा चेंजेस देखने को मिलता है, आपको M, आपकी जो वेव फॉर्मेशन होगी वो कैसे M के जैसी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इफ पल्मोनाई इज सेम लीड एंड माइट्रल इन अदर, और बायलेटरल हाइपरट्रॉफी, बायलेटरल हाइपरट्रॉफी होगी तब भी आपको M के जैसा देखने को मिलेगा। और एब्सेंट ऑफ पी वेव विद इरेगुलर रिदम, और आपका बायलेटरल होगी तो आपको पी वेव एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हार्ट रेट बराबर 300 RR के बीच का इंटरवल, जो लार्ज स्क्वायर है उसको लेना है, और एवरी 5 स्मॉल स्क्वायर 1 सेकेंड में उसका होना चाहिए जितना भी उसका आ रहा है। और इफ इरेगुलर रिदम, यदि इरेगुलर रिदम है, हार्ट रेट नंबर लिखना है, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल कितना बन रहा है, और 8 सेकेंड गुणित उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से ना, तो कंपोनेंट ऑफ ECG कॉम्प्लेक्स इस तरीके से निकल जाएगा, राइट। तो इसके बीच का जो इंटरवल कितना होता है, P से R के बीच का होना चाहिए 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर, तो ये नॉर्मल में आ जाता है। और आपका Q से T के बीच का जो इंटरवल है, इसका ड्यूरेशन होना चाहिए आपका मैक्सिमम 11 स्मॉल स्क्वायर, राइट। और ST सेगमेंट ऐसे करके इसका सेगमेंट होता है। QRS का होना चाहिए 3 स्मॉल स्क्वायर, 2.5 से 3 चल जाता है, इसमें टाइम होता है इसका 125 सेकेंड, 0 पॉइंट, राइट। पी वेव का ड्यूरेशन होता है 0.20 mm। ड्यूरेशन ST सेगमेंट इज नॉट एबनॉर्मल। यदि ST सेगमेंट के बीच का ड्यूरेशन थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है तो उसको हम एबनॉर्मल में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो बाद वाली रिलैक्स वाली रिपोलराइजेशन वाली प्रोसेस होती है, दैट्स वाई। फिर आ जाता है आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक। यदि आपका बंडल ब्रांच ऐसे AB नोट की जो बंडल है उनमें कोई ब्लॉक है तो क्या होगा, आपका राइट बंडल ब्रांच में यदि ब्लॉकेज आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको V1 और V6 में आपका QRS कॉम्प्लेक्स वो एबनॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक है, नॉर्मल हमने देखा है कि ऐसा रहता है, पर ऐसा नहीं होके वो एबनॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो इसमें आपको M पैटर्न के टाइप में दिखेगा, एलिवेटेड या डेविएटेड। V1 में आपको दिखेगा वो डेविएटेड दिखाएगा, और V6 में दिखेगा वो आपको M पैटर्न दिखेगा। W पैटर्न दिख सकता है या उल्टा M। W पैटर्न कब दिखेगा आपको,
तब आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा और V1 की जो लीड है उसमें दिखेगा, और V6 वाली में आपको क्या दिखेगा, एम पैटर्न, पुष्पा एम, है ना, पुष्पा एम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और पुष्पा डब्ल्यू दिख जाएगा आपको किसमें, टी वेव में, सॉरी टी वेव इन्वर्जन। इसमें आपको कौन कौन सी लीड देखना होता है, V1, ABL, V5 और V6। ये ECG के ऊपर मेंशन रहता है, कभी यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो, नहीं किया होगा तो आज ही हॉस्पिटल में जाके देखो, 1, ABL, V5, V6 ये सब उस पर मेंशन रहता है जब आप ECG प्रिंटेड कराते हो। फिर एबनॉर्मल क्यू वेव, यदि आपका एबनॉर्मल क्यू वेव का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें क्या आ जाता है, क्यू वेव लेस देन 1 स्मॉल स्क्वायर। इसका फॉर्मेशन कितना हो रहा है, लेस देन 1 स्मॉल स्क्वायर। बाइड एंड डीप इंडिकेट ओल्ड ट्रांसम्यूसल इंफाक्शन। यदि इससे बाइड हो रही है तो वो किसको इंडिकेट कर रही है, ओल्ड ट्रांसम्यूरल इंफाक्शन। लीड आपकी कौन कौन सी रहती है, कब कब आपको देख सकते हो, सेकंड, थर्ड और ABF में इंफीरियर की तरफ होती है। फर्स्ट ABL 5 और 6 ये लेटरल की तरफ होती है, एंटीरियर की तरफ होती है आपकी V4, सॉरी V3 और V4, V1 और V2 आपका सेप्टम लीड होती है। तो ऐसे करके आपकी अलग अलग लीड हो जाती है। एबनॉर्मल ऑफ टी वेव, यदि टी वेव में एबनॉर्मलिटी है, इन्वर्टेड है, तो नॉर्मली इन AVR और V1 लीड में आपको देखने को मिलेगा वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी राइट और लेफ्ट एक्सिस में मिल जाएगा। इस्चेमिया में भी फ्लैट, इस्चेमिया में आपकी टी वेव वो फ्लैट हो सकती है। इस्चेमिया मीन्स आपकी जो मायोकार्डियल की मसल है, मिडिल मसल, उसमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाना, उसकी वजह से वो नेक्रोज हो जाना। और हाइपरकैलिमिया, पोटेशियम बढ़ जाता है, तब भी आपकी या तो फ्लैट या फिर यू शेप में आपको टी वेव देखने को मिलेगी। फ्लैट है सीधी लाइन फ्लैट, या फिर यू शेप में जनरली, ठीक है, या फिर पूरी फ्लैट। हाइपर एक्यूट में रिसेंट ट्रांसम्यूलर इन्फेक्शन और हाइपरकैलेमिया में। फिर अगला आ जाता है रिदम, रेगुलर है टू नो द पेसमेकर। एसिनोड साइनस लोकेट द कप, सेकेंड लीड में देखना है और AVR में देखना है आपको। यदि लेस देन आपका 100 साइनस टेकिकार्डिया है, रेगुलर आपकी रैपिड है, नॉर्मल QRS है। और यदि लेस देन आपका 60 है तो साइनस आपका ब्रेडिकार्डिया है, स्लो आपकी नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। यदि लेस है तो जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, आपका हार्ट यदि ज्यादा पंप कर रहा है तो आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो रही है, आपकी 1 मिनट में 100 के अबव जा रही है, उसको हम टेकिकार्डिया बोल रहे हैं। रेगुलर हो रही है, रैपिड है और नॉर्मल QRS है। ये कब आ जाता है, टेकिकार्डिया में। यदि 60 के बिलो आ रही है तो आपका साइनस ब्रेडिकार्डिया है, रेगुलर है, स्लो है और QRS जो है नॉर्मल है। नॉट साइनस, यदि आपका साइनस नहीं है तो प्रॉक्सिमल एट्रियल टेकिकार्डिया है, तो उसमें क्या होगा आपका, नो पी वेव को फॉर्मेशन नहीं होगा, रेगुलर होगी और रैपिड होगी। और नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स, जो QRS कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका नॉर्मल होगा। फिर आ जाता है आपका पैरोक्सिमल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। यदि आपका पैरोक्सिमल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो ये पैटर्न तो सब सेम होगा, पर एबनॉर्मल इसमें QRS कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पी वेव नहीं होगी, रेगुलर नो पी वेव का फॉर्मेशन नहीं होगा, रेगुलर होगी, रैपिड होगी और एबनॉर्मल आपका QRS यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कैसे हमारा वेव का फॉर्मेशन होता है। हालांकि पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, पर एक बार और समझ लो, अभी PPT आ गया है हमारा। पी वेव का कब फॉर्मेशन होता है, जब ऐसे नोड आपकी कॉन्टेक्ट होती है, बोथ एट्रियम कॉन्टेक्ट होते हैं और आपका एट्रियम डिपोलराइज होने के लिए रेडी होते हैं, तब आपका जो स्टेज का फॉर्मेशन होता है वो P होता है। उसके बीच का जो गैप होता है, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, आपका इम्पल्स रीच करते हैं AB नोड से और आपकी SC नोड तक 0.10 सेकंड इसमें डिले होता है। अलाउ करते हैं दोनों एट्रियम को एम्प्टी करने के लिए वेंट्रिकल्स, उसके बीच जो वेव का फॉर्मेशन होता है वो आपको यहाँ पर होता है, छोटी सी आप यहाँ पर देख रहे होगे फ्लैट आपकी PR इंटरवल, इसका फॉर्मेशन होता है। फिर आता है आपका QRS, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। QRS को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, राइट, ये वाला। QRS का फॉर्मेशन कब होता है, इम्पल्स आपकी हिट करती है AP बंडल ब्रांच को
ऑफ इनटू द टू बंडल, बाद में ये किसके टू बंडल लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड हो जाती हैं, जो कि दोनों आपके वेंट्रिकल्स की बॉल से और किंचित फाइबर के साथ अटैच होती, कनेक्टेड होती है। तो जैसे ये हिट करती है और आपके वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस समय जो वेव का फॉर्मेशन होता है वो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और एट द सेम टाइम आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड को पहुंचाता है, ब्लड को सेंड करता है आपकी एरोटा में, और एरोटा से आपकी डिसेंडिंग असेंडिंग ओरोटा, आर्च ऑफ एरोटा से ऊपर वाले हेड में और होल बॉडी में आपके ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। उसी सेम टाइम पर आपका राइट वेंट्रिकल्स क्या करता है, आपके ब्लड को सेंड करता है बोथ साइडेड लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज आ जाता है जब ये डिपोलराइज होने की स्थिति में आ जाता है, एक साइकिल इसका कंप्लीट हो चुका होता है, आपके बोथ वेंट्रिकल से वो रिलैक्स की कंडीशन में आ जाते हैं और वापस से रिकवरी के फेज में आ जाते हैं, डिपोलराइजेशन के फेज में। तो अब आपका हल्का से एक वाइट और थोड़ा लॉन्ग और डोम शेप की एक वेव फॉर्मेशन होती है लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं टी वेव, राइट। तो टी वेव कब होती है, तब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स की कंडीशन में आ जाते हैं तब। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, लेक्चर आपको आज का समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देख लीजिए पिछला यदि लेक्चर नहीं देखा है, 3 लेक्चर और अपलोड हुए हैं। कार्डियक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जाइए वीडियोस को पॉज कीजिए, जाकर के लेक्चर को देखिए, इम्पोर्टेंट है, देखना पड़ेगा, देखेंगे समझेंगे तो चीज़ें समझ आएगी। अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे तो नहीं समझ आएगा, और ये बात आपको बाद में समझ आएगी कि सर इतना अच्छा बता रहे थे, हमने नहीं समझा, है ना। तो ईसीजी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, हालांकि थोड़ा सा तो है, पर कोशिश करोगे तो सब हो जाएगा। नहीं कोशिश करोगे, रोते बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, तो करना तो पड़ेगा भाई, राइट। तो देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, नहीं समझ आ रहा है, ईसीजी वगैरह देखो, हॉस्पिटल में जा ही रहे हो, पेशेंट का ईसीजी चेक करो, मॉनिटर पे चेक करो कौन सी वेव कब फॉर्मेशन हो रही है, पहले वेव का PQRST क्या है उसके बारे में समझो, तभी आपको नॉर्मल एबनॉर्मल का समझ आएगा। पूरे बॉक्स के बारे में पढ़ो, ईसीजी पे जो ग्राफ होता है, किसी को भी पूछो, डॉक्टर को पूछो, मेरे को पूछो, राइट। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर के लिए नहीं, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।